हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास का ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग कितना नंबर का करेंगे? तीसरा नंबर का। प्राचीन भारत का इतिहास में हम लोग जो 2 चैप्टर में किए हैं कि किस तरह से प्राचीन भारत का इतिहास का जानकारी मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक तो प्राचीन कुछ तत्व मिलता है, फिजिकल रूप, उससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा जो होता है क्या चीज़ से होता है, तो साहित्यिक रूप से होता है। वो लेक्चर अगर दोनों नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी का सभ्यता पढ़ेंगे, और ये जो है यहाँ से हमेशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहता है। किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यूपीएससी का कोई भी एनडीए का एग्जाम देते हैं, वनडे जो एग्जाम होता है, सीएपीएफ का देते हैं, आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं, कोई पीसीएस देते हैं, एसआई का देते हैं, रेलवे का देते हैं, एसएससी का एग्जाम देते हैं, जहाँ पर आपका हिस्ट्री पूछा जाता है जीएस में, वहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इतना करके जाइएगा तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस नहीं होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सिंधु घाटी का सभ्यता पढ़ेंगे। यहाँ से हमेशा 1 से 2 3 क्वेश्चन एक एक एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, तो इसका जो टॉपिक है क्या करिएगा, पूरा अच्छा से ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखना है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता के विकास का एक प्राचीनतम क्या है, सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। और ये क्यों कहा गया था, क्योंकि सर जॉन मार्शल जो था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी जो थे उनको क्या बोले थे, खुदाई करने। और ये जो है राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खुदाई करवाया और इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। इसी के कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृति भी रखा गया। तो ये बात आपको याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है कि किनके द्वारा निर्देश दिया गया था, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। और किनके उपेक्ष में खोदा गया था, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा ये खुदवाया गया था। कब खुदवाया गया, तो आपको याद रखना है, तो 1921 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो था कैसा कालीन में था, कौन सा कालीन, ताम्रकालीन था, ठीक है, कांस्यकालीन था, ये आपसे पूछ सकता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता था प्रोटो हिस्टोरिक या ब्रॉन्ज कालीन था, मतलब कि प्रागैतिहासिक या कांस्यकालीन थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें याद क्या रखना है कि ये जो है भारत का प्रथम नगरीय व्यवस्था था, नगरीय सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता नहीं था। एक ऐसा सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था। हमेशा स्टेटमेंट बना देता है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था, तो वो क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। एक ऐसा सभ्यता था तो आपका नगरीय सभ्यता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, ऋग वैदिक जो काल था ना, उस समय जो सभ्यता था वो ग्रामीण सभ्यता था, लेकिन आपका हड़प्पा सभ्यता जो नगरीय सभ्यता था, ये वाणिज्य पर बहुत ज्यादा डिपेंड था। ठीक है, व्यापार पर। हम लोग इसका काल निर्धारण देखते हैं। तो हड़प्पा कालीन का जो काल निर्धारण होता है, एक तो कार्बन डेटिंग के अनुसार से किया गया, दूसरा जो है आपका विद्वानों के द्वारा बताया गया है। तो जो कार्बन डेटिंग से मतलब बताया गया है, रेडियो कार्बन से, जिसमें कौन सा यूज होता है, कार्बन, तो कार्बन का 14 रूप यूज होता है डेटिंग करने के लिए, डेट नापने के लिए। तो इस डेटिंग में क्या हुआ था कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं तो सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा बताया गया कि ये जो सभ्यता था 2500 से आपका 1500 ईसा पूर्व तक इसको माना जाना चाहिए। बुली के द्वारा बोला गया कि 2800 ईसा पूर्व तक के माना जाना चाहिए। और सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया कि यह जो सभ्यता था 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच में रहा होगा। लेकिन डीपी अग्रवाल जो थे वो जो माने कार्बन डेटिंग से जो निकल के आया था उसी को ये क्या किए थे, तो मान लिए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, मतलब 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक, अल्विन के द्वारा क्या हुआ कि 2150 से 1750 ईसा पूर्व कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सभ्यता होगा ये इतना के बीच में रहा होगा। कितना, तो 2150 से लेकर 1750। आपको ये सब तो याद नहीं रखना है, लेकिन जो आपका मेन याद क्या रखना है, कार्बन डेटिंग वाला जरूर याद रखना है, क्योंकि ये जो है विज्ञान के थ्रू साबित हो चुका है। और विज्ञान एक साक्ष्य देता है, हम लोग जानते हैं, तो साइंस एक साक्ष्य देता है। तो यहाँ से हम लोग को याद क्या रखना है कि 1350 से 1750 ईसा पूर्व इसके बीच में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक,
आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, जैसे कि कोई भी सभ्यता होगा तो उसका धीरे धीरे विकास होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 20 साल पहले अपना भारत कुछ और होगा, उसके 20 साल पहले कुछ और होगा, 20 साल बाद में कुछ और है, और आगे 20 साल बाद कुछ और होगा। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। तो जो पूर्व हड़प्पा काल था वो 3500 से आपका 2600 ईसा पूर्व माना गया है। और इसमें जो रहने वाला मतलब जो जगह था उस एरिया में, कौन से एरिया में विकसित था, आपका एरिया बता दें तो आमरी नाल था, सिसबल था, कोटदीजी था, ये सब जो एरिया आता था पूर्व हड़प्पा काल के एरिया में आता था, जो कब से कब तक माना गया तो 3500 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। आपका जो परिपक्व हड़प्पा काल हुआ वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, जो कब कौन सा एरिया में आता है तो जो हड़प्पा है जो कहाँ पे है, आपका पाकिस्तान में ही है। आपका मोहनजोदाड़ो भी आपका पाकिस्तान में है, चोहंदड़ो है, लोथल है कहाँ पे, आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा, बनवाली, ये सब जो क्षेत्र था वो परिपक्व हड़प्पा काल में क्या हुआ कि ये विकसित हुआ। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि आपका तीसरा जो है उत्तर हड़प्पा काल, इसको कब से कब के बीच में रखा गया तो 1900 से लेकर आपका 1300 ईसा पूर्व में रखा गया। ये कौन सा एरिया में ये जो आता है तो आपको एरिया याद रखना है, रंगपुर, रोजदी जो गुजरात में आता है, राखीगढ़ी जो आपका हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। उत्तर हड़प्पा काल जो 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में था। इतना आपको याद रखना है। एक बार और बता दें फिर से कि इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है जो डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग विस्तार देखते हैं कि इसका पूरब में कहाँ तक विस्तार था, उत्तर में कहाँ तक विस्तार था, दक्षिण में कहाँ तक विस्तार था, पश्चिम में कहाँ तक विस्तार था, क्योंकि विस्तार भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला बात तो याद रखिएगा कि जो अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता मतलब कि सिंधु सभ्यता का जो खोज हुआ है, कितने स्थलों का खोज हो चुका है तो 1500 स्थलों का खोज हो चुका है, भारत और पाकिस्तान दोनों में। हम लोग जानते हैं कि 1947 के पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही था, मतलब भारत ही था, उसके बाद पाकिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, तो जो इसका विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का, उत्तर में कहां तक विस्तार था तो मांडा कश्मीर तक विस्तार था, और दक्षिण में जो विस्तार था कहां तक था तो दायमाबाद महाराष्ट्र तक था। ठीक है, पूरब में कहां तक था तो आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां तक, असुत्का गेंडोर जो था आपका पाकिस्तान तक, ये पश्चिम में आपका विस्तार था यहाँ तक। ठीक है, तो आपका उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम इतना तक आपको याद रखना है कहां कहां तक इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। और अभी 1500 क्या है कि स्थलों का खोज हो चुका है। ये भी पूछ सकता है कि इसका आकृति कैसा था तो त्रिभुजाकार आकृति था सिंधु घाटी सभ्यता का। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि इसका किस तरह का आकृति था, तो आपको याद रखना है त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्रायंगल था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपका यह जो है सिंधु घाटी समूचा क्षेत्र जो था आपका त्रिभुजाकार आकार के था। इसका कुल क्षेत्रफल कितना था, छोटा छोटा एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी तो अच्छा वाला एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में क्या था कि ये फैला हुआ था, 12,99,600। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा कालीन का प्रमुख जो स्थल है बारी बारी से क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं ओर पर स्थित है। ये बार आपको याद रखना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा याद रखना है कि सबसे पहले तो याद रखना है कि ये पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। दूसरा क्या याद रखना है कि ये रावी नदी के तट पे है। कम से कम इतना याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है कि आपका स्थल के एक तरह नाम दे देगा और एक तरह क्या दे देगा, आपका जगह के नाम दे देगा और कहेगा कि मिलान करे। तो हड़प्पा कहाँ पे पड़ता है तो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और कभी कभी नदी के नाम भी दे देता है। तो आपका कौन से नदी के तट पर है तो रावी नदी के तट पे है। इसके खोज करने वाले कौन थे तो दयाराम साहनी थे। 1921 ईस्वी में इस स्थल का खोज हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। हम लोग देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो ऐसे स्वास्तिक चिन्ह होता है ना, ठीक है, वो वाला। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है, स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है कहां से तो हड़प्पा से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या है कि हड़प्पा में 6 अनागार। अनागार क्या होता है, जिसमें अनाज रखा जाता है। जैसे कि अभी भी गांव में देखिएगा कि कोठी बना होता है और पहले तो मिट्टी का कोठी होता था, तो अब क्या है कि
चारों तरफ से दीवार खींचकर बनाया जाता है और उसमें अनाज को रखा जाता है। जहाँ पे अनाज को संग्रह किया जाता है ना, उसी को अनागार बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है कि 6 अनागार मिला है जो ईंटों के बने थे चबूतरे पर 2 पांतों में। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। और प्रत्येक अनागार की जो लंबाई था तो 15.23 मीटर था और चौड़ाई जो था 6.09 मीटर था। तो ये बात आपको याद रखना। और यहाँ के जो आपका अनागार का जो दरार मिला है, उस दरारों में से क्या है कि गेहूं और जौ के दाने भी मिले हैं। मतलब कि गेहूं और जौ के दाना, मतलब इससे साक्ष्य से पता चलता है, साक्ष्य से, कि जो हड़प्पा कालीन लोग थे गेहूं और जौ से परिचित थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक, बैरक क्या होता है, जहाँ पे अभी तो हम लोग क्या यूज करते हैं इसका, बैरक के, तो आर्मी के लिए यूज करते हैं। कभी कभी जो श्रमिक होते थे उनके लिए भी यूज में आता है। तो हड़प्पा लोग किस लिए यूज करते हैं, तो बैरक मिले हैं जो श्रमिकों के रहने के लिए बने होते थे। ये बात आपको याद रखना है। खेत में दूर जगह पे बैरक बना होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्या है कि प्राप्त मोहरों पर जो सबसे ज्यादा अंकन वाले मिले हैं, कि मतलब कि मोहर तो प्राप्त हुआ है लेकिन सबसे ज्यादा उस पर कौन सा चित्र बना हुआ है, तो आपका याद रखना है कि एक श्रृंगी वाला पशु का चित्र जो है सबसे ज्यादा उस पर क्या है कि मिला, एक सिंह वाला पशु। ठीक है, श्रृंगी मतलब एक सिंह। ठीक, जैसे एक सिंह वाला गेंडा होता है ना, ठीक उसी तरह का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में देख लेते हैं, जिसमें प्रमुख स्थल देखेंगे। उत्खननकर्ता कौन थे, उत्खनन कब हुआ था, उत्खनन वर्ष और किस नदी के तट पे आता है, अब वर्तमान समय में अभी कौन से क्षेत्र से वो संबंधित रखता है, इतना हम लोग देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक न एक हमेशा बनते रहता है। 10-12 आपका जगह है और 10-12 से हमेशा बार बार क्वेश्चन को घुमाते रहता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हड़प्पा, तो हड़प्पा को अभी हम लोग देखे थे कौन उत्खनन करता थे, तो आपका दयाराम साहनी थे, जो 1921 ईस्वी में हुआ और रावी नदी के तट पे है। और ये जो है अभी पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। ऐसा मत सोचिएगा कि पंजाब है तो इंडिया में ही है। पंजाब का जब पाकिस्तान का जब इंडिया का जब बंटवारा हो रहा था, तो पंजाब का कुछ भाग पाकिस्तान में है और कुछ भाग कहाँ पे है, तो इंडिया में है। ठीक है, कौन सा जिला है, तो मोंटगोमरी जो है पंजाब में वही जिला है। कहाँ पे है, तो आपका पाकिस्तान में है। अभी मोहनजोदाड़ो जो है रखाल दास बनर्जी के उत्खननकर्ता में खोदा गया था 1922 ईस्वी में। और ये जो है सिंधु नदी के, इंडस नदी के किनारे पे है। आपका ये भी जो है सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान में, वहां पे पाया जाता है। ये लरकाना जिला है। ठीक है, चलिए सुत कोंडोर जो है आपका ओरेल अस्टाइन के उत्खननकर्ता में खोदा गया था और आपका 1927 ईस्वी में। और रावी, ये जो कौन नदी के तट पे है, तो आपका दासक नदी के तट पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में ये भी पड़ता है। चौहंदड़ो जो है आपका गोपाल मजुमदार के उत्खननकर्ता में खोदा गया था और ये जो है 1931 ईस्वी में खोदा गया 1931 में। सिंधु नदी, ये भी जो है आपका इंडस नदी के तट पे है। तो मतलब मोहनजोदाड़ो और चौहंदड़ो जो है आपका कहाँ पे है, तो सिंधु नदी इंडस नदी के तट पे। ये जो है कौन से प्रांत में पड़ता है, तो सिंध पाकिस्तान के प्रांत में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो आपका टिक करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ कालीबंगा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा जो है आपके बीके थापर व ब्रिजवासी लाल के कार्यकर्ता में, मतलब कि उत्खननकर्ता में इसको खोदा गया। कब, तो 1953 में। ये घग्घर नदी के किनारे है और ये जो है आपका राजस्थान में हनुमानगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है, इंडिया में है। ठीक है, कोटदीजी आपका फजल अहमद के उपस्थित में खोदा गया। कब खोदा गया, तो आपका 1953 ईस्वी में खोदा गया। ये बात आपको याद रखना। किस नदी के तट पे है, तो आपका सिंधु नदी के तट पे ही है। खैरपुर सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में ये भी पड़ता है। रंगपुर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रंगपुर जो है रंगनाथ राव के उत्खननकर्ता में खोदा गया और ये जो है 1953 से 54 के बीच में खोदा गया था। और ये किस नदी के तट पे है, तो आपका मादर नदी के तट पे है। ठीक, कठियावाड़ा आपका गुजरात के क्षेत्र में इंडिया में पड़ता है। रोपड़ भी पूछ लेता है बार बार, तो यागदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता थे और 1953 से 1956 3 साल तक चला था। ये जो है सतलज नदी के तट पे है, रोपड़ पंजाब के बीच में, रोपड़ पंजाब में। ठीक है, लोथल भी इंपॉर्टेंट है। लोथल ये रंगनाथ राव के मतलब कार्यकर्ता में खोदा गया। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1957 से 1958 के बीच में भोगवा नदी के तट पे है, अहमदाबाद कहाँ पे, तो गुजरात में। ठीक है, आलमगीरपुर जो है आपका यज्ञदत्त शर्मा के उत्खननकर्ता में खोदा गया 1958 ईस्वी में। हिंडन नदी के तट पे है, मेरठ कहाँ पे, तो आपका उत्तर प्रदेश में। बनवाली भी बहुत ज्यादा
आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो RS बिस्ट है 1974 ईस्वी में, ठीक है। रंगोई नदी के तट पर कहाँ पे है, तो आपका हरियाणा में, ये बात आपको याद रखना। और जो लास्ट वाला है आपका धौलावीरा, जिसको क्या हुआ है कि 2021 में विश्व विरासत के सूची में भी इसको डाला गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो RS बिस्ट के द्वारा इसको खोदा गया था, उत्खनन करवाया गया था। कब, तो 1985 से 1990 के बीच में। और एक कहाँ पर है, तो आपका कच्छ, जो आपका गुजरात के क्षेत्र में है, वहां पे। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग जो पढ़ते हैं, जो दूसरा जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में, मोहनजोदाड़ो। और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है, मरा हुआ का टीला, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, तो आपका मोहनजोदाड़ो ही है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुहर मिली है, एक मुहर मिली है जिस पर एक पुरुष देवता अंकित है, ठीक है। उस जो पुरुष देवता के 3 सिंह हैं, ठीक है, सर पे क्या है, 3 सिंह है। और पद्मासन मुद्रा में क्या है कि वो बैठे हुए हैं। पद्मासन मुद्रा में तो बैठे हुए हैं, और उनको चारों तरफ, एक तरफ जो है कि हाथी बैठा हुआ है, दूसरे तरफ उनका बाघ बैठा हुआ है, और तीसरे तरफ एक गैंडा, और चौथे तरफ क्या है कि नीचे एक भैंसा बैठा हुआ है, और पावों पर 2 हिरन बैठा हुआ है। ये दिखाया गया है। और इसमें इसे जो दिखाया गया है, प्राचीन शिव का रूप, जो शिव भगवान है ना, महादेव, उनका रूप दिखाया गया है, मतलब कि पशुपति महादेव बताया गया है। ये बात आपको ध्यान में इतना रखना है, ठीक है। इसमें क्या है कि मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानघर, जहां पर नहाया जाता है ना, वो मिला है, जो जिसकी लंबाई कितना है, तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर क्या है कि चौड़ा है, और गहरा कितना है, डीप कितना है, तो 2.43 मीटर क्या है कि गहरा है, ठीक। इतना ध्यान देना है। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत है, एक क्या है, अनागार, जहां पे अनाज रखा जाता है। और इस अनागार की अगर लंबाई देखें तो 45.71 मीटर लंबा है, और 15.23 मीटर क्या है कि ये चौड़ा है, ठीक है। एक अन्य वहां से क्या है, मोहनजोदाड़ो से मुहर मिला है, और उस मुहर पर क्या है, कुबड़ वाले बैल, ठीक है। जिसका कुबड़ वाले बैल है ना, होता है ना, अभी भी होता है, हम लोग देखते हैं जगह जगह पे लोग लेके उसको घूमते रहते हैं, और दान में मांगते भी है कुछ, तो ठीक है। कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी हुई मिला है एक मोहर पर से, ठीक। यहां से जो है कि सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, जो नाचने वाली होती है ना, वो नर्तकी, ठीक है, और सूती वस्त्र आदि का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तो कहां से, तो मोहनजोदाड़ो से। ये बात आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान के ही क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तीसरा जो आपका जगह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है। और कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बार बार क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि जूते हुए खेत कहां से प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से, ठीक है। कालीबंगा अभी कौन से क्षेत्र में है, अभी हम लोग देखे थे कि राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक। यहां पर जो है जल निकासी प्रणाली का क्या देखा गया है, तो अभाव देखा गया है। जल का निकासन करने का प्रणाली का वो सही व्यवस्था इसमें नहीं देखा गया है। यहाँ पे युगल शवदान, ठीक, युगल शवदान का प्रमाण मिला है। एक जोड़ा मतलब जो शव होता है ना, उसको, ठीक, ये ध्यान में रखना है। यहाँ के मकान में क्या है कि एक पल्ले वाला दरवाजा लगा हुआ रहता था। कालीबंगा में क्या है, अलंकृत ईंट और अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार पूछ लेता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका जूता हुआ खेत, ठीक। और दूसरा क्या है कि कौन सा क्षेत्र में भी पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं लोथल के बारे में, ठीक। लोथल जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी इसको कहा जाता है। और यह हड़प्पा काल का एक बंदरगाह नगर था, मतलब कि ये समुद्र के किनारे होगा, ठीक है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो करीब करीब 1800 ईसा पूर्व के हैं। ये भी साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्या हुआ है कि अन्न पीसने की चक्की, ठीक है, युगल शवदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फारस की मुहरे, ठीक, नाव के साक्ष्य और अग्नि वेदी का प्रमाण, साथ ही साथ हाथी का दांत का बड़े पैमाने से यहाँ पे प्राप्त किया गया है, ठीक है। जब खुदाई हुआ तो ये सब चीज वहां से मिला था। लोथल में एक चित्रित मृदभांड जो मिट्टी का जो बना होता है ना वस्तु, उसको हम लोग बोलते हैं मृदभांड मिला है, जो पंचतंत्र की कहानी, जिसमें चालाक लोमड़ी के याद भी दिलाता है। ये ध्यान में रखना है इतना लोथल से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं चहुंदड़ों के बाद। तो चहुंदड़ो जो है सैंधव संस्कृति के बाद झुंकर और झांगर
ठीक, संस्कृति विकसित हुआ यहाँ पे। सैंधव संस्कृति धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा और उसके बाद चौहनदोड़ो में झूंगर, झूकर और झांगर नामक एक संस्कृति का विकास होने लगा। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है आपको देखना है, तो मनके बनाने वाला कारखाना, लिपस्टिक, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि लिपस्टिक कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चौहनदोड़ो से हुआ है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता का, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ते का पैर का निशान दिखाया गया है, ये प्राप्त हुआ है वहां से, ठीक है। ऐसा चीज गुड़िया बनाने का कारखाना आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चौहनदोड़ो में क्या है, बकराकार ईंटें और कांस के बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है चौहनदोड़ो से, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं रंगपुर के बारे में। तो रंगपुर जो है गुजरात में, इंडिया में मादर नदी के तट पे अवस्थित है और यहाँ से जो है आपका धान की भूसी का साक्ष्य एवं कच्चे ईंटों के दुर्ग मिला है। ये बात आपको याद रखना है, जिसमें धान का भूसी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि धान का भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रंगपुर से हुआ है, ठीक है, जो गुजरात के मादर नदी के तट पे है। और साथ ही साथ क्या यहाँ से मिला, तो कच्ची ईंटों का दुर्ग। दुर्ग क्या होता है, जो ऊंचा इमारत जो ये सब बना होता है ना, उसको हम लोग दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग देखते हैं 7वां नंबर धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है, तो आपका गुजरात के कच्छ के रन में है, कादिर द्वीप में स्थित है। ये बात आपको याद रखना है। धौला का जो अर्थ होता है सफेद होता है, वीरा का जो अर्थ होता है कुआं होता है, गड्ढा, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग जानते हैं कि इस नगर में 3 भाग थे, एक तो दुर्ग था, ठीक, दूसरा मध्यनगर था, भारतीय निचला नगर। दुर्ग में जो रहता होगा राजा लोग ये सब रहता होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह जो है भारत में स्थित सिंधु सभ्यता दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, ठीक है। ये जो है भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, नगर है, ये ध्यान में रखना है। और हड़प्पा सभ्यता जो था एकमात्र क्रीडागार यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक, ये भी बात आपको याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाया गया है, ठीक। इस नगर में जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण का बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया था और ध्यान रखा गया था। जल प्रबंधन हम लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एरिया के लिए। और जल संरक्षण, इससे पता चलता है कि वो सब जो लोग थे पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए कोई काम करते थे, इन्वायरमेंट को देखते हुए भी, ठीक है। अभी भी हम लोग करते हैं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या हुआ कि धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्यतः प्रवेश द्वार के पास से मिला है। ये बात आपको याद रखना। और इसको जो है धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत के स्थल में शामिल किया गया है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये क्वेश्चन बना भी है, बहुत एग्जाम में पूछ भी चुका है। ये तो यूपीएससी के भी एग्जाम में एक स्टेटमेंट में था कि हाल ही में जो अभी धौलावीरा है क्या उसको विश्व विरासत सूची में डाला गया है, तो हाँ, वो जो स्टेटमेंट था क्या था, सही था, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। कराची के समीप अलादीने के स्थल के क्षेत्र का भाग 5 हेक्टेयर था और इसमें हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृद भांड, जो मिट्टी का बना होता है, अलादीनों से क्या हुआ है कि प्राप्त हुआ है, जो कुल मृद भांडों का मात्र 1% है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो हाल ही में क्या हुआ है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भिरना नामक स्थल को उत्खनन किया गया है, खोदा गया है। और दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं तो राखीगढ़ जो हिसार हरियाणा से क्या है कि 5 पुरातात्विक टीले का भी मिला है। ये भी बात ध्यान में रखना है। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, कौन, तो आपका राखीगढ़, ठीक है, जो घग्गर नदी के तट पे है। ये भी आपसे पूछ सकता है किस नदी के तट पे, तो घग्गर नदी के तट पे है। ये पूछ सकता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ है, कहाँ पे, तो हिसार हरियाणा में। और दूसरा सबसे बड़ा कौन है भारत में, जो भारत के क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको याद रखना है धौलावीरा। लेकिन पूरा पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका कौन सा है, मोहनजोदाड़ो है, ठीक, इतना ध्यान में रखना है। इसका खोज कब हुआ था राखीगढ़ की, तो ये बात आपको याद रखना है 1963 ईस्वी में सूरज भान ने किए थे, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ तथ्य। तो सैंधव जो लोग थे, जो सिंधु घाटी के लोग होते थे, उनको सैंधव सभ्यता भी बोला जाता था। जो सैंधव सभ्यता में लोग थे वो लोहे का ज्ञान उनको नहीं था, जो लोहा अभी मिलता है ना, आयरन, उसका उनको अभी ज्ञान नहीं हुआ था, ठीक है। यद्यपि यहाँ पे अनुमानित लगाया गया है कि यहाँ के लोग
ठीक, घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी एक सुरकोटदा नामक जगह है, वहां से घोड़े की हड्डियां का भी साक्ष्य मिला है। मतलब कि पूरा रूप से तो परिचित नहीं होंगे, कुछ कुछ जगहों से जब व्यापार करने यहाँ पर लोग आते होंगे तो हड्डी मतलब घोड़ा भी लेकर आते होंगे, ऐसा माना गया है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। सैंधववासी जो लोग थे क्या थे कि लिंग मूर्ति पूजक थे, ये ध्यान में रखना है। किंतु आर्य जो आर्य लोग थे जो थे प्रकृति का पूजक थे, नेचर का पूजक थे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो के अधिकांश निवासी जो थे कहाँ के थे, तो आपका भूमध्य सागरीय प्रजाति थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। मेडिटेरियन सी के तरफ से, ये बात ध्यान में रखना है। सैंधववासियों का जो बर्तन मतलब मुख्यतः जो बर्तन होता था लाल और गुलाबी रंग के होता था। ठीक है, और यहाँ से ऐसा भी पाया गया है कि दास प्रथा भी प्रचलन में रहा था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे दास सभ्यता क्या होता है कि एक लोग जो होता है उसको कोई लोग खरीद लेता और वो जो भी बोलेगा वो काम करेगा, मतलब कि वो दास प्रथा होता है। एक आदमी को आप खरीद लिए तो ठीक वो रोबोट की तरह काम करता है आपका। ठीक है, चलिए, सैंधववासी के पास खेलने के लिए क्या होता था, टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के लिए क्या होता था, तो खेल और नृत्य के द्वारा ये क्या करते थे, अपना मनोरंजन करते थे। और गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा स्टेटमेंट लिख दे कि गाय का मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो स्टेटमेंट ही क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यातायात के लिए क्या उपयोग करते थे, तो बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, टेराकोटा किसे कहते हैं ये पूछ सकता है, तो आपका टेराकोटा क्या होता है, आग में जो पका हुआ मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, छोटा छोटा कुछ खिलौना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेराकोटा बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, मानक और मेहुला की जानकारी भी मिलता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनका सामाजिक जीवन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। तो हड़प्पा कालीन समाज संभवतः माना जाता है ऐसा कि इससे मतलब जो भी साक्ष्य मिला है उससे प्राप्त होता है कि मातृसत्तात्मक, मतलब कि जो औरत होते थे ना उनका वैल्यू और उनका बात ही माना जाता था। जैसे कि अभी घर में पिता का बात माना जाता है, फादर का बात माना जाता है, ठीक सिंधु घाटी सभ्यता से सामाजिक जीवन से पता चलता है कि उस समय का जो समाज होगा मातृसत्तात्मक था, मतलब माता का बात घर में माना जाता होगा। ठीक है, ऐसा माना गया है, मतलब मातृ देवी का पूजा स्पष्ट होता है, इससे ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, यहाँ के लोग जो थे शांति प्रिय थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। अब पुरुष एवं महिला दोनों आभूषण का प्रयोग करते थे, मतलब पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिला भी। ठीक, मनोरंजन के लिए ये सब क्या करते थे, तो पासा खेलते थे, पशुओं की लड़ाई और नृत्य ऐसे प्रचलन वहां पे था, ऐसा प्रचलन था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिला है। इससे पता चलता है कि ये जो लोग जो थे स्त्री का पूजा ज्यादा करते होंगे। ठीक है, मोहनजोदाड़ो से पता प्राप्त हुआ है पशुपति शिव जी का मूर्ति प्राप्त हुआ है और ये मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध था। ठीक, धार्मिक जीवन में मातृ देवी का उपासना यहाँ पे लोकप्रिय था, ये भी याद में रखना है। और एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि धरती को उर्वरकता का देवी माना जाता था। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पशुओं में कुंवड़ वाले बैल जो होते हैं और पक्षियों में फाख्ता की पूजा भी किया जाता था। वृक्ष की भी पूजा प्रचलित था। वृक्ष का पूजा इसलिए लोग करते होंगे, ऐसा मानता है कि जैसे कि अभी भी हिंदू सभ्यता में वृक्ष का पूजा इसलिए करते हैं कि ताकि वो बचे। ठीक, और हम लोग पर्यावरण का एक तरह से क्या है कि उसको पूजा करने से वो पेड़ काटा नहीं जाता, जिससे कहता हो इन्वायरमेंट का भी बचाव होता है। तो ये सब लोग इसलिए करते होंगे जिससे इन्वायरमेंट भी बचे। ठीक है, ऐसा माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मंदिर का प्रमाण कहीं से भी नहीं मिला है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक, शवदान के बारे में हम लोग देखें तो आमतौर पर मृतकों को जो गर्तों में क्या होता था कि दफनाया जाता था, लेकिन कुछ स्थानों पे सबको पूर्ण रूप से जलाकर उसका राख को दफनाया गया है जमीन में। ठीक है, कहीं कहीं पर तो ऐसा भी दिखाया गया है और ऐसा साक्ष्य भी मिला है कि आंशिक रूप से क्या था कि समाधिकरण भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है आंशिक रूप से। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इनका राजनीतिक जीवन कैसा होगा, पॉलिटिकल। ठीक है, सैंधव सभ्यता का राजनीतिक जीवन
जो है स्पष्ट अभाव देखा गया है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं अभी तक पता चला है। और यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन की व्यवस्था नहीं था, क्योंकि कहीं भी मंदिर नहीं पाया गया है। पुरोहित मतलब कि पंडित लोग का यहाँ पर कोई भी ज्यादा शासन नहीं रहा होगा। सिंधु सभ्यता जो था अस्त्र शस्त्र से यहाँ के लोग जो थे अभाव थे, इसका पूर्ण रूप से जानकार नहीं थे, या ये जो थे ये सब में विश्वास लड़ाई उड़ाई में ज्यादा नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पाई लोग जो था उनका ध्यान विजय में उतना नहीं था, और ये लोग जो थे व्यापार की ओर ज्यादा झुका हुआ देखा गया है। ठीक है, हड़प्पा का शासन जो था सभ्यता, जो शासन सभ्यता है वाणिज्यिक, ठीक है, वाणिज्यिक वर्ग को हाथों में था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था संभवतः वाणिज्यिक वर्ग के हाथों में था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते होंगे उनका आर्थिक जीवन कैसे चलता था। तो सिंधु घाटी का सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन था, ठीक है, कृषि था और साथ ही साथ उद्योग भी था। कृषि में सिंधु घाटी के जो लोग थे हल जो जिससे खेती किया जाता है ना, लोहा वाला, वो से अब अनभिज्ञ थे, मतलब कि उनका जानकार उन लोग को नहीं था। ये जो लोग खेती करते थे कुदाल से करते थे, लकड़ी के कुदाल से करते थे, और कालीबंगा से जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि सैंधव जो लोग थे, सैंधव वासी वाला लोग, वो कितने फसलों के उत्पादन करते थे। तो अभी तक जो साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि 9 फसलों का साक्ष्य मिला है, वो उत्पादन करते थे। कितने फसलों का? तो 9 फसलों का, जिसमें गेहूं और जौ की खेती मुख्य उत्पादन उन लोग का था। ये बात आपको याद रखना है। बनवाली में क्या है कि बढ़िया किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? तो आपका बनवाली से। और साथ ही साथ याद क्या रखना है कि जूते हुए खेत का कहां से मिला है? तो आपका कालीबंगा से। ठीक है, सबसे पहले कपास उत्पादन करने वाले का श्रेय भी इन्हीं लोग के जाता है, सिंधु सभ्यता के लोग के ही जाता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या सबसे पहले कपास उत्पादन करने वाले थे? तो इसका आंसर होता है हाँ। ठीक है, यह स्टेटमेंट भी बना सकता है और पूछ भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो लोग थे सिंचाई के लिए नदी और तालाबों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। नहरों का कहीं भी साक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं व्यापार के बारे में। तो ये जो लोग थे वस्त्र उद्योग सैंधववासी का क्या था? प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो आपका मोहनजोदाड़ो। जो मोहनजोदाड़ो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र भी है। सैंधववासी जो थे सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, और चहुंदड़ों और लोथल से गुड़िया और मकना बनाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये जो लोग थे क्या करते थे? व्यापार इन लोग का जो था कैसा प्रणाली था? वस्तु विनिमय प्रणाली था, मतलब कि बार्टर सिस्टम। आप एक वस्तु देते हैं तो दूसरा वस्तु उसके बदले में मिलता, मतलब कि चावल दीजिएगा तो गेहूं मिलेगा, टमाटर दीजिएगा तो आलू, ऐसा यहाँ पे प्रणाली था। ठीक है, इनकी समृद्धि व्यापार पर ही थी। ठीक, सिंधु वासियों का विदेशी जो व्यापार था, विदेश से कहाँ से व्यापार करते थे? तो इराक से करते थे, ईरान से करते थे, बहरीन से और मिस्र से। ऐसा माना जाता है कि इतना दूर ये सब से क्या करते थे? ये व्यापार करते थे। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कुछ चीजों का, जगहों का पहचान किया गया है, जिसमें दिलमन की पहचान बहरीन से, आपका माकन की पहचान आपका मरहट तट से, और मेलुआ का पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं इतिहासकार लोग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आयात करते थे धातु, वो कहाँ से करते थे? किस स्थल से करते थे? ठीक है, इस साइड आपका धातु है, और कहाँ जहाँ से आयात करते थे आपका वो इंपोर्ट करते थे, इधर आपका दिया हुआ है। ठीक, तो लाजवर्द मनी जो है आपका अफगानिस्तान से आयात करते थे। सोना कहाँ से करते थे? कोलार कर्नाटका से, जिस पर केजीएफ अभी मूवी भी बना हुआ है। ठीक है, कौन सा? तो आपका केजीएफ। ठीक, चलिए टीन कहाँ से करते थे? तो अफगानिस्तान ईरान से करते थे। अस्टेराइट कहाँ से? ईरान से। आपका गोमेद कहाँ से? तो सौराष्ट्र गुजरात से। तांबा कहाँ से? तो खेतड़ी राजस्थान से। अभी भी हम लोग का सबसे ज्यादा जो तांबा मिलता है, कॉपर मिलता है, राजस्थान के खेतड़ी से भी मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ फिरोजा कहाँ से करते थे? तो फारस से। संगमरमर राजस्थान से अभी भी मिलता है। ठीक है, और इंद्रगुप्त मणि जो था भचौड़ गुजरात से, ये प्राप्त करते थे, आयात करते थे सिंधुवासी वाले लोग।
ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मुहरे और बाट। बाट मतलब जो नापा तौला जाता है ना, वो वाला। ठीक, और मुहर। तो सैंधव वासियों में जो मुद्रा था अधिकांश था, वो किस चीज का निर्माण था? तो आपका सेल खड़ी से था, और विनिमय और बाटों के द्वारा नियंत्रित थे। ठीक है, चट नामक जो पत्थर होता है ना, उससे क्या होता था कि बनाया जाता था। ये बाट तौल में 16 या उसके अपवर्तकों में होते थे, मतलब कि 16 होता था, चाहे तो 16 का गुणनफल होता था, जैसे कि 16, 64, 160, 320, आपका 640। ऊपरी मानदंड में क्या होता था कि दशमलव प्रणाली का भी प्रयोग होता था। ठीक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी तक आपसे पूछ ले कि लगभग कितने सील या मुहरे की प्राप्त हो चुका है, तो आपका लगभग 2000 सीले या मुहरे की प्राप्त हो चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सैंधव सभ्यता का क्या है कि अंत कैसे हुआ। कोई कोई पूछ लेता है कि कैसे कैसे अंत हुआ था, तो कुछ विद्वानों में क्या है, इसमें मतभेद है। तो इधर आपका विद्वान है और इधर आपका पतन का कारण है। तो डेल्स और रेइकस के द्वारा बोला गया है कि इसका जो विनाश हुआ था हड़प्पा संस्कृति का, भूकंप के कारण हुआ था। केनेडी जो मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ होगा। अब व्हीलर जो मानते हैं कि आर्य लोग का आक्रमण के कारण इसका सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ होगा। गार्डन और चाइल्ड मानते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण हुआ होगा, और स्टाइन और घोष मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ होगा। लैम्ब्रिक मानते हैं कि अस्थिर नदी तंत्र के कारण हुआ होगा, जैसे कि अभी कोसी नदी है ना, जैसे बिहार में क्या है कि कोसी नदी तंत्र जो है अस्थिर उसका नदी तंत्र है, और वो कभी इधर बाढ़ ला देता है कभी उधर, ऐसा ये लैम्ब्रिक मानते थे। ठीक, चलिए बाढ़ के कारण जो हुआ होगा ये कौन मानते हैं? तो मैके, राव और मार्शल मानते हैं कि बाढ़ के कारण इसका क्षति हुआ होगा, इसका विध्वंस हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पाई जो लिपि था किस तरह का लिपि था। जैसे अभी देवनागरी लिपि होता है प्रयोग, रोमन लिपि का उपयोग होता है, तो हड़प्पा जो कालीन था वो कैसा लिपि उपयोग करता था? हड़प्पा लिपि का जो अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ये बात आपको याद रखना है। हड़प्पा लिपि जो मुख्यतः था चित्रलेखात्मक लिपि था। यह लिपि गौमुद्रिका, ठीक है, पद्धति में आपका चित्रात्मक और भाव चित्रात्मक और आइडियोग्राफिक था, ये भी बात आपको याद रखना है। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से लेकर 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हो चुके हैं, और अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग कुछ इसका विशिष्ट तथ्य देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ज्यादातर हड़प्पाई सीले चौकोर होते थे। ठीक है, कैसा होते थे? तो चौकोर होते थे, और बनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हुए हल के प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको याद रखना है। कहां से? तो बनवाली हरियाणा से। रंगपुर में बाजरे की खेती प्राप्त हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि कहां से बाजरे की खेती का प्रमाण मिला है, तो रंगपुर से। ठीक है, सिंधु संस्कृति जो था सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषता यह है इसका कि इसका जो नगर योजना होता था एक ग्रिड पद्धति पर आधारित होता था, मतलब कि चौकोर जो होता है ना, चारों तरफ इधर भी जाने का रास्ता, इधर भी जाने का रास्ता, इधर भी और इधर भी, चौकोर पद्धति पर, मतलब कि ग्रिड पद्धति पर आधारित था। ठीक है, और आलमगीरपुर जो एक जगह है वहां से एक भी मुहर नहीं प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सरस्वती नदी जहां बहती थी अब लुप्त हो चुकी है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो बिन्सन कहा जाता था, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा कालीन नगरों का जो आयताकार खंडों में बांटा गया था, और सुतकोंगडेर और सुरकोददा जो था समुद्री तट नगर था, ये भी आपको याद रखना। आपसे पूछ सकता है कि समुद्री तटीय नगर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन था? तो सुरकोददा था। ठीक है, सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग मतलब कि जो था पश्चिम दिशा में, और बस्ती जो था पूर्व दिशा में। दुर्ग जो मतलब कि बड़े लोग रहते होंगे, और बस्ती में नीचे मतलब छोटा लोग रहते होंगे, ये बात आपको याद रखना है। ये पूरब की दिशा में था, और दुर्ग जो था आपका पश्चिम की दिशा में था। यहाँ के जो दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन केवल लोथल में ऐसा पाया गया है कि ये जो दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हड़प्पा कालीन से अगर सिंधु सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आएगा, इतना पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, मौर्य काल, आपका ये सब जो मगध कालीन में विकास हुआ था वो वाला, मगध काल से मगध क्षेत्र वाला, और साथ ही साथ हम लोग जनपद ये सब पढ़ेंगे। आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।